जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आप सभी का मेरे इस नए लेक्चर में। आज के इस लेक्चर में हम प्लेटो के बारे में डिस्कस करेंगे। इस लेक्चर में मैंने आपके लिए एमसीक्यूज लाए हैं प्लेटो के ऊपर, खुद फ्रेम करके विद एक्सप्लेनेशन के साथ। और ये वीडियो मैं होप करता हूँ आपके लिए बहुत बेनिफिशियल रहेगी। अगर आप यूजीसी नेट या फिर किसी यूनिवर्सिटी के एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए ज़रूर बेनिफिशियल रहेगी। कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताना कि आपके लिए वीडियो कैसी रही। इस वीडियो में हम प्लेटो के फेमस वर्क्स, थॉट्स, थ्योरीज और कोट्स को कवर करेंगे। तो चलिए फर्स्ट एमसीक्यू की तरफ चलते हैं। हु इज रिगार्डेड टू बी द फर्स्ट सिस्टमैटिक पॉलिटिकल थिंकर इन द वेस्टर्न ट्रेडिशन? किसको फर्स्ट सिस्टमैटिक थिंकर माना जाता है वेस्टर्न ट्रेडिशन का? ऑप्शन ए हॉब्स, ऑप्शन बी लॉक, ऑप्शन सी प्लेटो, ऑप्शन डी कार्ल मार्क्स। द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी प्लेटो। प्लेटो का टाइम पीरियड है 427 बीसी लेकर 347 बीसी तक। जो प्लेटोस के गुरु थे सॉक्रेट, उन्होंने कोई भी राइटिंग प्रोड्यूस नहीं की थी, हालांकि उनकी बहुत बड़ी कंट्रीब्यूशन और वही जो है फर्स्ट थिंकर माने जाते हैं वेस्टर्न ट्रेडिशन के। लेकिन फर्स्ट सिस्टमेटिक थिंकर माना जाता है प्लेटो, क्योंकि उन्होंने राइटिंग्स की हैं। उनके कुछ बहुत सारे फेमस वर्क्स हैं जो आगे आपको मैं बताऊंगा। तो इसलिए सॉक्रेट्स को फर्स्ट सिस्टमेटिक थिंकर नहीं माना जाता। प्लेटो इज द पायनियर ऑफ वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट। नेक्स्ट क्वेश्चन, द वर्ड पॉलिटिक्स एंड पॉलिटिकल आर derived फ्रॉम विच वन ऑफ द फॉलोइंग? किस वर्ड से पॉलिटिक्स और पॉलिटिकल को लिया गया है? ऑप्शन ए प्रैक्टिकल, ऑप्शन बी पॉलिस, ऑप्शन सी प्रोमिनेंट, ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर वी, पॉलिस वर्ड से ड्राइव किए गए हैं वर्ड पॉलिटिक्स एंड पॉलिटिकल। वर्ड पॉलिस का क्या मतलब है? ग्रीक सिटी स्टेट। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग हैड नो पॉलिटिकल राइट इन एन एंशियंट ग्रीक सिटी स्टेट लाइक एथन? किसको एंशियंट ग्रीक सिटी स्टेट लाइक एथन में राजनीतिक अधिकार नहीं थे? ऑप्शन ए वुमेन, ऑप्शन बी चिल्ड्रन एंड ओल्ड पीपल, ऑप्शन सी स्लेव्स, ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। द राइट आंसर इज ऑल ऑफ द अबव। ग्रीक एंशियंट ग्रीक सिटी स्टेट में जो है वुमेन्स, चिल्ड्रन और ओल्ड पीपल, स्लेव, तीनों को कोई, इन सभी को कोई अधिकार नहीं थे। ओनली यंग मैन हैव द पॉलिटिकल राइट। वुमेन्स को क्यों नहीं दिए जाते थे? क्या रीज़न था? वुमेन्स को इन्फीरियर मानते थे एज कंपेयर टू मैन। कहा जाता था कि वुमेन्स आर बायोलॉजिकल इन्फीरियर। चिल्ड्रन को इमेच्योर माना जाता था, ओल्ड पीपल को फिजिकली अनकैपेबल माना जाता था टू टेक पार्ट इन द पॉलिटिकल अफेयर्स, एंड स्लेव्स को मेंटली, ओल्ड पीपल को फिजिकली डिसेबल माना जाता था और स्लेव्स को मेंटली इन्फीरियर माना जाता था। ठीक है, या ठीक है, इसलिए उनको पॉलिटिकल राइट्स नहीं दिए गए थे। देखा जाए कि 1/3 पॉपुलेशन जो थी ग्रीक सिटी स्टेट में, वहाँ पे उनको कोई अधिकार नहीं थे, जिसमें वुमेन, चिल्ड्रन, ओल्ड पीपल और स्लेव्स आ जाते थे। ठीक है, वहाँ एंशिएंट ग्रीक सिटी स्टेट में क्यों, कौन से फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट थी? डायरेक्ट डेमोक्रेसी थी। और राइट्स किसको थे? आर रिस्ट्रिक्टेड टू द प्रिविलेज फ्यू। कुछ एक लोगों को राइट्स दिए जाते थे जिनके पास प्रॉपर्टी होती थी, और साथ में जो क्या होते थे, मेन होते थे, यंग मैन, उनको दिए जाते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ बुक ऑफ प्लेटो? कौन सी जो किताब है नीचे दी गई वो प्लेटो के द्वारा नहीं लिखी गई? स्टेट्समैन, लॉज, रिपब्लिक, ऑप्शन डी प्लेटो। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन है जो सही है? ऑप्शन नंबर डी प्लेटो, सॉरी, ऑप्शन नंबर डी पॉलिटिक्स। पॉलिटिक्स जो किताब है वो प्लेटो के द्वारा नहीं लिखी गई है। किसके द्वारा लिखी गई है? पॉलिटिक्स वॉज रिटन बाय एरिस्टोटल। पॉलिटिक्स जो है एक
मुख्य किताब है जो एरिस्टोटल के द्वारा लिखी गई है, और जो बाकी 3 हैं स्टेट्समैन, लॉज एंड रिपब्लिक्स, ये प्लेटो के द्वारा लिखी गई, और प्लेटो के ये तीनों फेमस वर्क्स हैं। रिपब्लिक मोस्टली जो सॉक्रेट्स के आइडिया हैं प्लेटो ने इस बुक में लिखे हैं। लॉज और दूसरी बुक स्टेट्समैन है, ये प्लेटो जब मैच्योर हो चुका था उस वक्त उसने लिखी थी, और ये उसके खुद के आइडियाज़ हैं जो जो उसने डेवलप किए हैं इन द लाइट ऑफ हिज डिसाइपल क्रिटिसिज्म। उसके डिसाइपल का क्या नाम था? एरिस्टोटल। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वाज द डिसाइपल ऑफ प्लेटो वाज डिसाइपल ऑफ। प्लेटो किसका डिसाइपल था, किसका शिष्य था? एरिस्टोटल का, सोक्रेट्स का, पाइथागोरस का, ऑप्शन डी ग्लूकोन का। द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, सोक्रेट्स का। प्लेटो सोक्रेट का शिष्य था, और प्लेटो का शिष्य का नाम क्या था? एरिस्टोटल। ठीक। विच अमंग द फॉलोइंग इज द क्विस्ट ऑफ रिपब्लिक बाय प्लेटो? विच ऑफ द फॉलोइंग इज द क्विस्ट ऑफ रिपब्लिक बाय प्लेटो? जो प्लेटो का फेमस वर्क है रिपब्लिक, वो किसके साथ कंसर्न था मोस्टली? आइडिया ऑफ मटेरियल, आइडिया ऑफ पीस, आइडिया ऑफ गुड, या फिर नन ऑफ दीज? कौन सा ऑप्शन सही है? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, आइडिया ऑफ गुड। मतलब प्लेटो का ये था कि अल्टीमेट एम जो लाइफ का है वो एक गुड लाइफ है, और गुड लाइफ कहाँ पे पॉसिबल है प्लेटो के अकॉर्डिंग? आइडियल स्टेट में। और आइडियल स्टेट किसके द्वारा रन की जाएगी? फिलोसफर्स किंग्स के द्वारा। ठीक है, तो हम आगे डिस्कस करेंगे एलैबोरेट में प्लेटोज आइडियल स्टेट को नेक्स्ट एमसीक्यूज में जो आप देखोगे। नेक्स्ट, हु सेड दैट रिपब्लिक इज हार्डली अ पॉलिटिकल वर्क? किसके द्वारा ये स्टेटमेंट दी गई है? रिपब्लिक इज हार्डली अ पॉलिटिकल वर्क बट द फाइनेंस ट्रीटीज ऑन एजुकेशन एवर रिटन। किसके द्वारा ये स्टेटमेंट दी गई है? ऑप्शन ए हॉब्स, ऑप्शन बी रूजो, ऑप्शन सी हीगल, ऑप्शन डी लॉक। द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, रूजो। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ क्वालिटी ऑफ गुड रूलर एज सजेस्टेड बाय प्लेटो? निम्नलिखित में से कौन सी ऐसी क्वालिटी है जो प्लेटो के द्वारा नहीं दी गई है एक अच्छे राजा के लिए? विजडम, ऑप्शन ए विजडम, ऑप्शन बी नेपोटिज्म, ऑप्शन सी प्रोटेक्टर ऑफ इट्स सब्जेक्ट, ऑप्शन डी टेम्परामेंट्स। द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, नेपोटिज्म। भाई भतीजावाद जो है वो रूलर के अंदर ये क्वालिटी नहीं होनी चाहिए। विजडम, बुद्धि होनी चाहिए। प्रोटेक्ट, अपनी प्रजा का रक्षक होना चाहिए, रक्षा करना उसका कर्तव्य है, ये उसके अंदर क्वालिटी होनी चाहिए। टेम्परामेंट्स, उसके अंदर संयम होना चाहिए, ये क्वालिटीज उसके अंदर होनी चाहिए, लेकिन भाई भतीजावाद, नेपोटिज्म नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, द सेंट्रल क्वेश्चन ऑफ द रिपब्लिक बाय द प्लेटो वाज। सेंट्रल क्वेश्चन क्या था? जो फेमस वर्क है प्लेटो का रिपब्लिक, उसका मेन मोटिव क्या था? कहने का मतलब, ऑप्शन ए मीनिंग ऑफ जस्टिस, ऑप्शन बी राइट कंडक्ट, ऑप्शन सी मॉरलिटी, ऑप्शन डी ऑल ऑफ द। क्या था? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, ये ऑल ऑफ दिस, ये सभी करेक्टरिस्टिक जो थी, ये सेंट्रल क्वेश्चन था किसका? रिपब्लिक का। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु सोल इज कंसीडर एज एपेटाइटिव बाय प्लेटो? किसकी सोल को एपिटेटिव माना गया है प्लेटो के द्वारा? रूलर्स, आर्टिजन ओब्लिक फॉर्मर्स, ऑप्शन सी सोल्जर्स, ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। किसकी सोल को एपिटेटिव माना गया है? ऑप्शन नंबर बी, आर्टिजन और फार्मर्स, इनकी सोल को एपिटेटिव माना गया। ठीक है, प्लेटो ने थ्योरी ऑफ जस्टिस दी गई है,
उस थ्योरी में प्लेटो सोल को 3 ग्रुप्स में डिवाइड करते हैं। प्लेटो कहते हैं कि सोल को 3 भागों में बांटा जा सकता है, जिसमें डोमिनेंट ट्रेड क्या क्या होंगे? डिजायर, इमोशन और नॉलेज। जिस व्यक्ति के अंदर डिजायर होगी, अधिक से अधिक पाने की भूख होगी, वो प्लेटो उसको ट्रेडर क्लास में रखता है। जिसके अंदर इमोशन है और जो लड़ना चाहता है, रक्षा करना चाहता है, अपने टेरिटरी को प्रोटेक्ट करना चाहता है, उसको उसने सोल्जर्स की कैटेगरी में रखा। और जो नॉलेज को एक्वायर करना चाहता है, जो ज़्यादा से ज़्यादा सीखना चाहता है, ज़्यादा से ज़्यादा अपने आप को मेंटली स्ट्रांग बनाना चाहता है, वो उसको फिलोसफर की कैटेगरी में रखते हैं, जिसके अंदर विजडम जो है उसकी बिफिटिंग वर्च्यू है। ट्रेडर, उसके अंदर डिज़ायर, उसके अंदर डोमिनेंट ट्रेड कौन सा होगा? डिज़ायर होगी, और उसका वर्च्यू कौन सा होगा? टेम्परामेंट्स। इसी तरीके से सोल्जर, जिनके अंदर डोमिनेंट ट्रेड इमोशन और बी फिटिंग वर्च्यू करेज। फिलोसफर, जिनके अंदर नॉलेज डोमिनेंटेड होगी और बी फिटिंग वर्च्यू कौन सा है? विजडम। और प्लेटो कहते हैं अगर हमने सोल्स को इन 3 कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया तो वो स्टेट कौन सी होगी? वो स्टेट एक जस्ट स्टेट होगी। वहाँ पे जस्टिस होगा, क्योंकि हर एक व्यक्ति को उसकी सोल के अकॉर्डिंग जो वो उसको चाहिए वो मिल चुका है। अब वो एक दूसरे के साथ हारमोनी के साथ रहेंगे, ठीक है। और हर एक क्लास जो है अपना अपना काम करेगी बिना दूसरे को इंटरफियर किए हुए। नेक्स्ट क्वेश्चन, द बुक द ओपन सोसाइटी एंड इट्स एनिमीज वाज रिटन बाय। ये जो किताब है ये मोस्टली जो है प्लेटोस के आइडियाज़ को क्रिटिसाइज करती है। कहती है कि प्लेटोस जो है एक आइडियलिस्टिक थिंकर है, इज आइडियाज़ आर नॉट प्रैक्टिकल। ये किताब किसके द्वारा लिखी गई है? ऑप्शन ए लॉर्ड एक्शन, ऑप्शन बी प्लेटो, ऑप्शन सी कार्ल पॉपर, ऑप्शन डी सोबित। द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, प्रोफेसर पॉपर, जिनको कार्ल पॉपर भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू प्लेटो द पॉपुलेशन ऑफ एन आइडियल स्टेट शुड बी। एक आइडियल स्टेट की पॉपुलेशन कितनी होनी चाहिए प्लेटो के मुताबिक? ऑप्शन ए 5040, ऑप्शन बी 50,400, ऑप्शन सी 50,040, ऑप्शन डी 50,000। तो राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर ए। एक आइडियल स्टेट के लिए 5040 सिटीजन्स होने चाहिए, उसकी पॉपुलेशन होनी चाहिए, सॉरी सिटीजन नहीं, पॉपुलेशन होनी चाहिए। टू अटेन हाईएस्ट गुड एंड आइडियल एंड डायरेक्ट डेमोक्रेसी शुड पोजेस नियरली। हाँ, वो एक डेमोक्रेसी एक आइडियल स्टेट में 5040 सिटीजन्स ही होने चाहिए, क्योंकि अगर आपको डायरेक्ट डेमोक्रेसी को एफिशिएंटली लागू करना है तो उसमें पीपल्स की डायरेक्ट पार्टिसिपेशन चाहिए होती है। और अगर पॉपुलेशन ज़्यादा होगी तो लोग जो हैं इफ़ेक्टिवली पार्टिसिपेट नहीं कर सकेंगे, ठीक है। तो फिर कोई आइडियल स्टेट का मतलब नहीं रह जाता, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द टर्निंग पॉइंट इन द लाइफ ऑफ प्लेटो केम इन द ईयर 399 BC व्हेन ही वाज। ऐसा क्या हुआ था 399 BC में जिस इवेंट ने प्लेटो की लाइफ को बदल दिया था? और तब प्लेटो की एज क्या थी? तब प्लेटो की एज जो थी वो 28 ईयर्स थी। उस समय क्या हुआ था? उस समय जो प्लेटो के गुरु हैं सोक्रेट्स, उनको डेथ सेंटेंस दी गई थी और उनके ऊपर आरोप लगाया गया था उन्होंने यूथ्स को भड़काया है, ठीक है। इसीलिए प्लेटो का जो है डेमोक्रेसी के प्रति जो है एक गलत भाव पैदा हुआ था। वो कहते थे कि डेमोक्रेसी जो है वो रूल ऑफ इग्नोरेंस है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्लेटो वाज अ ऑप्शन ए रियलिस्ट,
ऑप्शन बी आइडियलिस्ट, ऑप्शन सी रैशनलिस्ट, ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। राइट आंसर क्या है? प्लेटो क्या थे? एक रियलिस्टिक थिंकर थे, या आइडियलिस्टिक थिंकर थे, या फिर रैशनलिस्टिक थिंकर थे? तो आप सभी जानते हैं ऑप्शन नंबर बी, प्लेटो एक आइडियलिस्टिक थिंकर थे। प्लेटो का मानना था जो आइडियाज़ हैं वो परमानेंट है, और जो ये मटेरियल वर्ल्ड है जो हम जिसको हम रियल मानते हैं ये ये चेंज होता रहता है विद टाइम। द वर्ल्ड जो है वो चेंज होता रहता है, तो इसलिए आइडियाज़ जो हैं वो परमानेंट होते हैं। प्लेटोज आइडियल स्टेट इन विच देयर वाज रूल ऑफ फिलासफर किंग, थ्योरी ऑफ एजुकेशन, जस्टिस, कम्युनिज्म डिपिक्ट दैट ही वाज। जितने भी आप पढ़ोगे प्लेटोस के आइडियाज़ को, अब देखोगे जो ये प्लेटो के द्वारा थ्योरीज दी गई हैं वो आइडियलिस्टिक इन नेचर है, वो रियलिटी में एग्जिस्ट नहीं करती हैं। नेक्स्ट, प्लेटो रोड द फेमस बुक। ऑप्शन ए लिवाइथन। प्लेटो रोड द फेमस बुक। प्लेटो ने कौन सी फेमस किताब लिखी है? लिवाइथन, द रिपब्लिक, द क्लाउड्स, द पॉलिटिक्स। हालांकि आपको आंसर मिल ही चुका होगा, सामने आ चुका है, लेकिन राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर बी, द रिपब्लिक। द रिपब्लिक जो किताब है वो प्लेटो के द्वारा लिखी गई है। लिवाइथन जो है हॉब्स के द्वारा लिखी गई है, और द पॉलिटिक्स जो है वो एरिस्टोटल के द्वारा लिखी गई है। नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू प्लेटो द ऑब्जेक्टिव ऑफ स्टेट इज। स्टेट का क्या ऑब्जेक्टिव होना चाहिए प्लेटो के मुताबिक? गुड लाइफ, गुड एडमिनिस्ट्रेशन, गुड फिलॉसफी, गुड इकोनॉमी। तो ये मैंने आपको पहले भी डिस्कस किया। राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, गुड लाइफ। एक स्टेट का मेन ऑब्जेक्टिव है गुड लाइफ। और गुड लाइफ कैसे एग्जिस्ट करेगी? जहां पे आइडियल स्टेट होगी प्लेटो के मुताबिक। अकॉर्डिंग टू प्लेटो द फॉलोइंग क्लासेस शुड लिव इन बैरक्स। कौन सी क्लासेस को प्लेटो कहते हैं कि उनको बैरक्स में रहना चाहिए? ऑप्शन ए फिलोसफर्स एंड बिजनेसमैन, ऑप्शन बी मास्टर्स एंड स्लेव, ऑप्शन सी फिलोसफर्स एंड सोल्जर्स, ऑप्शन डी सोल्जर्स एंड स्लेव्स। तो कौन है जिनको बैरक्स में रहने के लिए कहते हैं? उनकी अपनी फैमिली नहीं होनी चाहिए, कहने का मतलब है ऑप्शन नंबर सी, फिलोसफर्स और सोल्जर्स, जिनको प्लेटो नाम देते हैं गार्डियन क्लास का। ठीक है, प्लेटो कहते हैं कि इन दोनों क्लास के पास इंपॉर्टेंट काम है देश को। एक का काम है देश की रक्षा करना, और दूसरे का देश की एडमिनिस्ट्रेशन को चलाना। तो इनकी फैमिली और इनके पास प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं होती, क्यों नहीं होनी चाहिए? क्योंकि प्राइवेट प्रॉपर्टी या फिर फैमिली जो है आदमी को करप्ट बनाती है। कम्युनिज्म ऑफ प्रॉपर्टी एंड वाइफ्स आर गार्डियन क्लास टू कीप देम फुली फ्री फ्रॉम करप्शन। उनको करप्शन से मुक्त रखने के लिए उनके लिए थ्योरी दी है। कौन कौन सी क्लास के लिए? फिलासफर्स और सोल्जर्स के लिए, जिनको गार्डियन क्लास का नाम दिया गया प्लेटो के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्लेटोज रिपब्लिक कंटेन हिज आइडियाज अबाउट। प्लेटोज रिपब्लिक कंटेन हिज आइडिया अबाउट। जो प्लेटो का वर्क है रिपब्लिक, वो उसमें क्या इंपॉर्टेंट आइडिया है? जस्टिस, थ्योरी ऑफ एजुकेशन, थ्योरी ऑफ स्टेट, ऑल ऑफ द अबव। तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ द अबव। ये तीनों जो ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ये तीनों थ्योरी ऑफ जस्टिस, थ्योरी ऑफ एजुकेशन और थ्योरी ऑफ स्टेट जो प्लेटो डिस्कस करते हैं अपने फेमस वर्क रिपब्लिक में। नेक्स्ट क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू प्लेटोज कम्युनिज्म विच क्लास शुड होल्ड प्रॉपर्टी। कौन सी क्लास है जो प्लेटो के मुताबिक प्राइवेट प्रॉपर्टी रख सकती है? ऑप्शन ए सोल्जर्स, ऑप्शन बी फिलोसफर्स, ऑप्शन सी ट्रेडर्स, ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। तो मैंने अभी आपको बताया कौन सी दो क्लासें नहीं रख सकती, जिनके पास नहीं होनी चाहिए। तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, ट्रेडर्स। ट्रेडर्स जो हैं उनकी जो सोल जो है उसकी डोमिनेंट ट्रेड है एपिटेटिव, मतलब वो ऑलवेज वांट टू एक्वायर। वो ऐसी सोल है जो हमेशा एक्वायर करना चाहती है, तो उनको उसने कहा, उस क्लास को नाम दिया उसने ट्रेडर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मोस्ट प्रोमिनेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्लेटोज स्टेट इज।
प्लेटो की स्टेट का सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या है? ऑप्शन ए स्पेशलाइजेशन ऑफ फंक्शन, बी नो स्पेशलाइजेशन ऑफ फंक्शन, ऑप्शन सी डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ फंक्शन, ऑप्शन डी नो डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ फंक्शन। द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए स्पेशलाइजेशन ऑफ फंक्शन। प्लेटोस की आइडियल स्टेट, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया, उसमें एक इम्पॉर्टेंट फीचर है कि जो काम है उनको विभाजित होना चाहिए। एक क्लास एक ही काम करेगी, वन क्लास वन वर्क, वन क्लास वन ट्रेड वन वर्क। जैसे कि सोल्जर्स का काम है प्रोटेक्ट करना, फिलोसफर्स का काम है रूलर्स का रूल करना, और जो जिनके अंदर एपेटेटिव है या डिज़ायर है, वो उसको नाम दिया गया ट्रेडर क्लास का, वो क्या करेंगे? वो एग्रीकल्चर करेंगे, वो आर्टिजन, और साथ में ट्रेड व्यापार वगैरह वो करेंगे। ठीक है, तो इसलिए प्लेटो ने अपने थ्योरी ऑफ जस्टिस में कहा है कि फंक्शंस की स्पेशलाइजेशन होनी चाहिए और एक क्लास दूसरे क्लास में इंटरफेयर भी नहीं करने चाहिए, तभी हारमोनी आएगी। ठीक है, फंक्शन स्पेशलाइजेशन, नो इंटरफेरेंस, हारमोनी अमंग क्लासेस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, प्लेटो इंस्टीट्यूटेड, प्लेटो के इंस्टीट्यूशन का क्या नाम था? ऑप्शन ए द अकेडमी, ऑप्शन बी लाइजियम, ऑप्शन सी द यूनिवर्सिटी ऑफ एथन, ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए द अकेडमी। लाइजियम कौन है? लाइजियम एरिस्टोटल के इंस्टीट्यूशन का नाम है। ठीक, अकॉर्डिंग टू प्लेटो द फॉलोइंग आर द थ्री एलिमेंट्स ऑफ मैन। हालांकि मैन के आगे सोल लिखना मिस्टेक हो गया, अब इसके आगे लिख लेना इन द मैन सोल। मैन की सोल की जो तीन प्रमुख विशेषताएं क्या हैं? कौन कौन से किस्म का एक आदमी की सोल हो सकती है? रीजन, एपेटाइट, स्पिरिट। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी रीजन, जस्टिस, इक्वालिटी, ऑप्शन सी जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी, ऑप्शन डी रीजन, स्पिरिट, जस्टिस। प्लेटो एक इंसान की सोल को कितने भाग में बांटते हैं? तीन भाग में। और कौन कौन एक आदमी की सोल कौन कौन तरह की हो सकती है, उसमें क्या डोमिनेंट ट्रेट हो सकती है? तो राइट का आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर ए रीजन, स्पिरिट, एपेटेटिव। जिनके अंदर स्पिरिट है वो फिलासफर है, जिनके अंदर स्पिरिट है मतलब करेज है वो सोल्जर क्लास है, और जो एपिटेटिव है जिनके अंदर डिजायर है वो ट्रेडर क्लास है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आई एम द वाइएस्ट मैन ऑफ ग्रीस बिकॉज आई एम द ओनली पर्सन इन ग्रीस हु नोज दैट आई नो नथिंग। ये किसके द्वारा कहा गया है कि मैं जानता हूं मैं ग्रीस का सबसे बुद्धिमान व्यक्ति हूं क्योंकि मैं जानता हूं कि मैं कुछ नहीं जानता? ये किसने कहा है? ऑप्शन ए एरिस्टोटल, ऑप्शन बी प्लेटो, ऑप्शन सी सोक्रेट्स, ऑप्शन डी हॉब्स। द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। प्लेटोस के गुरु जो सोक्रेट हैं उनके द्वारा ये कोट दी गई है। नेक्स्ट, आई थैंक्ड, ये भी एक कोट्स है, ये किसके द्वारा दी गई है आपको बताना है। आई थैंक गॉड दैट आई वॉज बॉर्न ग्रीक एंड नो बारबेरियन। ये स्टेटमेंट आपको पूरी जो ग्रीक सिटी स्टेट का है उनकी जो लाइफ स्टाइल है, उस समय की जो प्रिविलिंग कंडीशन है, ये आप इस स्टेट से आप भली भांति जान सकते हैं कि एंशियंट ग्रीक सिटीज में क्या कंडीशन पाई जाती थी। आई थैंक गॉड दैट आई वॉज बॉर्न ग्रीक, भगवान का शुक्र है कि मैं ग्रीक में पैदा हुआ, एंड नो बारबेरियन, नो बारबेरियन मतलब है कि मैं जो नॉन ग्रीक है उनको बारबेरियन कहा जाता था, किसी स्टेट्स में नहीं पैदा हुआ। वो कहता है कि भगवान का शुक्र हो कि मैं ग्रीक में पैदा हुआ। फ्री मैन पैदा हुआ, नॉट स्लेव। देखो वहाँ पे स्लेव्स का एक ट्रेडिशन था, स्लेव्स को कोई अधिकार नहीं थे जैसे। एंड नॉट मैन एंड नॉट वुमेन, मैं एक आदमी पैदा हुआ ना कि एक वुमेन। इससे भी समझा जाता वुमेन्स को इन्फीरियर माना जाता और उनको भी पॉलिटिकल राइट नहीं थे। बट अबव ऑल इन सब के ऊपर दैट आई वाज बॉर्न इन द एज ऑफ सॉक्रेट। और ये हमें बताता है कि सॉक्रेट की क्या वैल्यू थी, उनकी क्या कंट्रीब्यूशन थी वेस्टर्न ट्रेडिशन में, स्टेटमेंट। हु सेड दिस स्टेटमेंट, ये स्टेटमेंट किसके द्वारा कही गई है?
ऑप्शन ए एरिस्टोटल, ऑप्शन बी लॉक, ऑप्शन सी प्लेटो, ऑप्शन डी सॉक्रेट्स। द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी प्लेटो। ये प्लेटो के द्वारा कही गई है। ये जो स्टेटमेंट है ये मैंने आपको बताया कि ये प्रिविलिंग कंडीशन जो है एंशिएंट ग्रीक सिटी में वो बताते हैं, और प्लेटो ये ट्रिब्यूट देते हैं अपने मास्टर को, ठीक है, स्टेटमेंट के द्वारा। अकॉर्डिंग टू प्लेटो, प्लेटो के मुताबिक क्या है? द स्टेट इज जस्टिस, लिबर्टी एंड इक्वालिटी रिट लार्ज। द स्टेट इज सोसाइटी रिट लार्ज। द स्टेट इज फिलोसफर रिट लार्ज। द स्टेट इज इंडिविजुअल रिट लार्ज। क्या आंसर सही है? कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन नंबर डी, द स्टेट इज इंडिविजुअल रिट लार्ज। इसका मतलब है कि जैसे व्यक्ति होंगे वही मिलकर स्टेट का निर्माण करेंगे, और जैसे व्यक्ति का व्यक्तित्व होगा वैसे ही स्टेट भी उसी तरह की होगी, ठीक है। इसका मतलब ये कि इंडिविजुअल से मिलकर ही स्टेट बनती है। प्लेटो एडवोकेटेड ऑप्शन ए इक्वल स्टेटस फॉर मैन एंड वुमेन, ऑप्शन बी हायर स्टेटस फॉर मैन, ऑप्शन सी हायर स्टेटस फॉर वुमेन, ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। तो ये राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, इक्वल स्टेटस फॉर मैन एंड वुमेन। प्लेटो जो है मैन और वुमेन को इक्वल स्टेटस देते हैं, इसलिए उनको फर्स्ट फेमिनिस्ट थिंकर भी माना जाता है। अकॉर्डिंग टू प्लेटोनिक सिस्टम ऑफ एजुकेशन, हायर एजुकेशन स्टार्ट एट द एज ऑफ, हायर एजुकेशन कब स्टार्ट होती है? ऑप्शन ए 18 ईयर्स, ऑप्शन बी 20 ईयर्स पे, ऑप्शन सी 25 ईयर्स पे, ऑप्शन डी 35 ईयर्स। द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, 20 ईयर्स पे स्टार्ट हो जाती है हायर एजुकेशन। अकॉर्डिंग टू प्लेटोज स्कीम ऑफ एजुकेशन, हायर एजुकेशन कंसिस्ट ऑफ स्टडी ऑफ, हायर एजुकेशन में क्या क्या पढ़ाया जाता है, किस किस की स्टडी की जाती है? ऑप्शन ए म्यूजिक एंड जिम्नास्टिक, ऑप्शन बी लॉजिक, मैथमेटिक, ज्योमेट्री, एस्ट्रोनॉमी, ऑप्शन सी मिलिट्री एंड डिप्लोमेटिक ट्रेनिंग। द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, लॉजिक, मैथमेटिक्स, ज्योमेट्री, एस्ट्रोनॉमी। म्यूजिक और जिम्नास्टिक जो है जो प्राइमरी स्टेज है वहाँ पे पढ़ी जाती है, और जो सेकेंडरी है मिलिट्री और डिप्लोमेटिक वहाँ पे सिखाई जाती है म्यूजिक और जिम्नास्टिक के साथ साथ, और हायर एजुकेशन जो है वो लॉजिक, मैथमेटिक्स एंड ज्योमेट्री, एस्ट्रोनॉमी पढ़ाई जाती है। हु इज रिगार्डेड एज द फाउंडर ऑफ फिलोसफिकल आइडियलिज्म, फिलोसफिकल आइडियलिज्म का फाउंडर किसे कहा जाता है? ऑप्शन नंबर ए प्लेटो, ऑप्शन नंबर बी एरिस्टोटल, ऑप्शन नंबर सी सॉक्रेट्स, ऑप्शन नंबर डी सिरो। प्रोनाउंसिएशन क्या है, शायद मैं माफ़ करना अगर गलत हुआ तो। राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए प्लेटो। प्लेटो को फिलोसफिकल आइडियलिज्म का फादर माना जाता है या फिर फाउंडर माना जाता है। प्लेटो वाज बोर्न इन ऑप्शन ए एथेंस, ऑप्शन बी मैसेडोनिया, ऑप्शन सी स्पार्टा, ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। प्लेटो कहाँ पैदा हुए थे? राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए एथेंस। नेक्स्ट, व्हेन डिड प्लेटो रोट स्टेट्समैन, प्लेटो ने जो उसकी किताब है स्टेटमेंट उन्होंने कब लिखी थी? ऑप्शन ए 360 BC, ऑप्शन बी 378 BC, ऑप्शन सी 362 BC, ऑप्शन डी 379 BC। द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए 360 BC। अरेंज द प्लेटोज वर्क इन क्रोनोलॉजिकल आर्डर, प्लेटोज के वर्क को क्रोनोलॉजिकल आर्डर में अरेंज करो। The laws, the statesman, the republic, the statesman, the laws, the republic, the laws, the republic, the statesman, the republic, the statesman and the laws. The right answer is option number D. पहले उन्होंने रिपब्लिक लिखा, उसके बाद स्टेट्समैन और उसके बाद द लाज। जो रिपब्लिक है यहाँ ये प्लेटो ने उस वक्त लिखी थी जब प्लेटो यंग थे, और स्टेट्समैन जो लाज जो है जब प्लेटो मैच्योर हो चुके थे तब उन्होंने लिखी थी। और उनके आइडियाज़ में बहुत सारा डिफरेंसेस आएगा। अगर इन किताब को आप पढ़ोगे देखोगे आपके प्लेटोस और एरिस्टोटल के प्लेटोस यंग प्लेटो और मैच्योर प्लेटो में कितना डिफरेंस है उसके आइडियाज़ में। नेक्स्ट देखिए, द रिपब्लिक्स आर कंसर्निंग जस्टिस, जिसका दूसरा नाम है, ये
5 BC में लिखी द स्टेट्समैन 360 BC में लिखेगी और द लास्ट 347 BC में लिखेगी। Who among the following has influenced Plato? Option A Socrates, option B Pythagoras, option C Heraclitus, option D Parmenides, option E all of the above। किसने प्लेटो को जो है इन्फ्लुएंस किया है? तो राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर ई ऑल ऑफ द अबव। इन सभी ने जो है प्लेटो को इन्फ्लुएंस किया है। प्लेटो ने इन सभी से कुछ न कुछ आइडियाज़ ड्राइव किए हैं। जैसे सॉक्रेट से उन्होंने थ्योरी ऑफ नॉलेज लिया है, पैथागोरस थे उन्होंने मैथमेटिकल प्रिंसिपल्स, ठीक है, वो ड्राइव किए हैं। हेराक्लिटस कहते हैं चेंज इज़ द करेक्टरिस्टिक ऑफ वर्ल्ड। इसी तरीके से प्लेटो कहते हैं जो ऑल द वर्ल्डली थिंग्स आर सब्जेक्टेड टू चेंज। जो भी इस संसार में पाया जाता है, जो हमें दिखाई देता है रियल, वो रियल नहीं है, वो फेक है, वो उस समय के साथ चेंज होता रहता है। ये उन्होंने हेराक्लिटस से लिया। जैसे प्लेटोस कहते हैं आइडियाज ऑफ परमानेंट, ये उन्होंने कहाँ से लिया? पार्मेनिdes से। अलॉन्ग विद चेंज कंटिन्यूटी और परमानेंस इज द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ द वर्ल्ड। ठीक है, तो परमानेंस वर्ल्ड कौन सा है? वर्ल्ड ऑफ आइडियाज। ठीक है, ये प्लेटो इससे डिराइव करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। प्लेटो सेड डेमोक्रेसी एज अ रूल ऑफ। डेमोक्रेसी किसका रूल है? क्लेवर्स का, वाइस का, या फिर इग्नोरेंट्स का? ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी इग्नोरेंट। क्योंकि प्लेटोस के बिटर टेस्ट थे टुवर्ड्स डेमोक्रेसी, क्योंकि डेमोक्रेसी ने ही उसके गुरु सॉक्रेट्स को सजा दी थी, डेथ सेंटेंस दी थी। जो एक महान फिलासफर थे, उनके जो प्लेटोस के द्वारा कहा जाता है कि उनके फिलासफीज की उन्होंने रिस्पेक्ट नहीं की। ठीक, प्लेटोस व्यूज एंड डेमोक्रेसी। प्लेटोस डेमोक्रेसी कहते हैं रूल ऑफ इग्नोरेंट है, करप्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, कन्फ्लिक्ट बिटवीन रिच एंड पुअर। ये हमेशा विवाद होता रहता है रिच और पुअर के बीच में, गैप जस्ट जनरेट करता है डेमोक्रेसी। टायरेंट रूल है, रूल वर फ्रेम्ड बाय हु न्यू नथिंग। रूल्स उनके द्वारा बनाए जाते हैं जो कुछ जानते ही नहीं है। इसीलिए प्लेटोस अपनी आइडियल स्टेट में फिलासफर किंग की बात करते हैं। फिलासफर किंग कौन होना चाहिए? उसके लिए वो एक सिस्टमेटिक एजुकेशन का प्रावधान करते हैं कि उसके 50 ईयर कंटिन्यू एजुकेशन होनी चाहिए, उसके प्रॉपर्टी नहीं होनी चाहिए। ठीक है, वो मतलब जनता उसकी राजा जो अपनी सब्जेक्ट का जो पालन पोषण या फिर उनकी वेलफेयर के लिए काम करना चाहिए। जैसे कि हमारे चाणक्य जो है अर्थशास्त्र में लिखते हैं, सिमिलर प्लेटोस के व्यूज भी हैं। प्लेटो यूज्ड फॉलोइंग मेथोडोलॉजी इन हिज राइटिंग। कौन सी मेथोडोलॉजी है वो प्लेटो अपनी राइटिंग में यूज करते हैं? ऑप्शन ए आइडियलिस्टिक, ऑप्शन बी रेडिकल, ऑप्शन सी डिडक्टिव, ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ द अबव। प्लेटोस की मेथोडोलॉजी कौन सी? आइडियलिस्टिक। आइडियलिस्टिक कौन सी होती है? सॉरी, मेथोडोलॉजी कंसर्न विद व्हाट आर टू बी रेदर देन व्हाट इज। ये वो फोकस करती हैं क्या होना चाहिए, ना कि क्या है। मतलब वो आइडियाज पे फोकस करती हैं, ना कि इस मटेरियल वर्ल्ड पे। रेडिकल मतलब कंप्लीट चेंज लाना चाहते हैं। रेडिकल मेथोडोलॉजी कौन सी होगी? जो कंप्लीट चेंज लाना चाहिए। जैसे प्लेटो जो है डेमोक्रेसी को हटा के एक आइडियल स्टेट एस्टेब्लिश करना चाहते हैं, जो किसके द्वारा चलाई जाएगी? फिलोसोफर किंग के द्वारा, जो किसके ऊपर बेस्ड होगी? जस्टिस। और उसका मेन मोटिव क्या होगा? गुड लाइफ। तीसरा जो है डायलैक्टिक मेथड वो इस्तेमाल करते हैं। डायलॉग मेथड मतलब संवाद जो है, संवाद के द्वारा, मतलब थीसिस एंटीथीसिस सिंथेसिस। जब एक कोई आइडिया है उसके अगेंस्ट कोई आइडिया होगा, जब वो एक दूसरे के साथ डायलॉग करेंगे तो उससे एक नया आइडिया जनरेट होगा जिसको सिंथेसिस कहा जाता है। ठीक है, और चौथा जो है डिडक्टिव मेथड, वो मतलब जनरल टू पर्टिकुलर मूव करना चाहते थे। फर्स्ट ऑफ ऑल वो आइडियाज़ के द्वारा एक थ्योरीज जनरेट करना चाहते थे और उसके बाद उन थ्योरीज को प्रैक्टिकल लाइफ में इम्प्लीमेंट करना चाहते थे। इस तरह के उनके विचार थे। नेक्स्ट क्वेश्चन। हु गेव द थ्योरी ऑफ एलिगोरी ऑफ केव। ये किसके द्वारा दी गई थ्योरी? ऑप्शन ए एरिस्टोटल, ऑप्शन बी सॉक्रेट्स, ऑप्शन सी प्लेटो, ऑप्शन डी ग्लूकोन। द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। एलिगोरी ऑफ केव किसके द्वारा दी गई है?
प्लेटो के द्वारा। प्लेटो कहते हैं कि अकॉर्डिंग टू प्लेटो ओवर पोजिशन इज लाइक अ चेन मैन इन अ केव। हमारी स्थिति वो है, जो इग्नोरेंट मैन है उसकी स्थिति ये है कि वो एक चेन में बंधा हुआ एक केव में पाया गया, एक केव में है, अंदर है, जहाँ पे उसकी बैक जो है वो एंट्रेंस की तरफ है। जो उस केव का एंट्रेंस है उसकी तरफ उसकी बैक है, और उसका फेस जो है वो वॉल्स की तरफ है, और वहाँ पे आग जल रही है, ठीक है। और वो उस आग को जो है, आग की लाइट को जो है वो रियल मानता है, ठीक है। और जो भी शेडोज, उसकी जो शेडो है वो जो वॉल पे दिखाई दे रही है उसको वो सच मानता है। जबकि ऐसा होता नहीं। जब उसको फ्री किया जाता है, उसकी चेन से उसको खोला जाता है और बाहर लाया जाता है केव से, वो देखता है कि बाहर जो सूरज की रोशनी है वो रियल है, और जो उसको शेडो दिखाई दे रही थी वो क्या है, वो सिर्फ एक शेडो थी, ना कि एक रियलिटी थी। ये प्लेटो जो है अपनी जो जो इग्नोरेंट का रूल है उसको कंपेयर कर रहे हैं, और कहते हैं कि इस इग्नोरेंट रूल को कैसे ख़त्म किया जा सकता है। ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम द स्टेट ऑफ इग्नोरेंस टू स्टेट ऑफ आइडियाज़। हमें स्टेट ऑफ इग्नोरेंस को छोड़कर स्टेट ऑफ आइडियाज़ की तरफ बढ़ना चाहिए। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, हु सेड जस्टिस एज डूइंग वंस ड्यूटी एंड पेइंग वंस ड्यूज। किसने कहा कि अपना कर्तव्य करना, डूइंग वंस ड्यूटी एंड पेइंग वंस ड्यूज, और जो भी अपने ड्यूज है उनको पे करना, ये किसके द्वारा जस्टिस की डेफिनेशन दी गई है? ऑप्शन ए कैपलस, ऑप्शन बी पॉलीमार्कस, ऑप्शन सी थ्रेसमैकस, ऑप्शन डी ग्लूकोन। द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए कैपलस। कैपलस के द्वारा दी गई है। देखिए जस्टिस के ऊपर जो है इन सभी थिंकर्स ने अपनी अपनी डेफिनेशन दी है, जो अक्सर पेपर में पूछी जाती हैं। मैंने आपके लिए वो स्लाइड्स नेक्स्ट लाई है, आप उसको ध्यान से पढ़ लीजिए। ये पेपर में अक्सर इनकी स्टेटमेंट को पूछा जाता है एज इट। कैपलस, कैपलस के मुताबिक जस्टिस क्या है? डूइंग वंस ड्यूटी एंड पेइंग वंस ड्यूज। और पॉलीमरेकस जो सन है किसके? कैपलस के। जस्टिस मीन बी गुड टू योर फ्रेंड्स, अपने दोस्तों के साथ अच्छा करना और अपने शत्रुओं को हार्म करना, ये जस्टिस है। थ्रेसमैकर्स कहते हैं जो सोफिस्ट है। सोफिस्ट कौन होते थे? जो एक जगह से दूसरी जगह घूम कर जो है नॉलेज को इम्पार्ट करते थे एंशिएंट ग्रीक सिटी स्टेट में, उनको सोफिस्ट कहा जाता था। और ये हाई चार्जेस लेते थे अपनी टीचिंग के लिए। जस्टिस इज द इंटरेस्ट ऑफ द स्ट्रांग। थ्रेसमैकर्स के मुताबिक जस्टिस क्या है? इंटरेस्ट ऑफ द स्ट्रांग। उसी के अपोजिट ग्लूकोन कहते हैं जस्टिस इज द इंटरेस्ट ऑफ द वीक। और आपको इनकी डेफिनेशन को याद कर लेना, ये इज एज इट इज़। जो इनकी कोटेशंस हैं या फिर जस्टिस के ऊपर इनके व्यूज़ हैं वो पूछे जाते हैं पेपर में। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द मेन फीचर्स ऑफ प्लेटोज जस्ट इट मेंशन इन हिज फेमस वर्क रिपब्लिक। जस्ट इट के क्या क्या फीचर्स हैं प्लेटो के मुताबिक? ऑप्शन ए फंक्शनल स्पेशलाइजेशन, ऑप्शन बी नॉन इंटरफेरेंस, ऑप्शन सी हार्मोनी अमंग क्लासेस, ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ द अबव। थ्योरी ऑफ जस्टिस, ये प्लेटो अपनी बुक रिपब्लिक में थ्योरी ऑफ जस्टिस को देते हैं। जस्टिस मीन परफॉर्मेंस ऑफ वन ड्यूटी, अपने काम को, अपने कर्तव्य को करना, जो भी अलॉटेड वर्क है उसको करना, यही जस्टिस है। जस्टिस इज द सोर्स ऑफ वर्च्यू। नैतिक गुणों का सोर्स है कौन? जस्टिस। ये देखिए तीन मुख्य पिलर हैं एक जस्ट स्टेट के। फंक्शनल स्पेशलाइजेशन मतलब वन क्लास वन वर्क, जैसे ट्रेडर्स जो हैं वो ट्रेडिंग का काम करेंगे, रूलिंग फिलोसफर किंग रूलिंग का काम करेंगे, और सोल्जर जो हैं वो प्रोटेक्शन का काम करेंगे, ठीक है। नॉन इंटरफेरेंस मतलब एक दूसरे के काम में इंटरफेयर नहीं करेंगे, और अगर तीनों अपना अपना काम करेंगे, वन क्लास वन वर्क को फॉलो करेंगे, तो इससे हार्मोनी आएगी अमंग किसके किसके बीच में? विजडम, करेज और एपेटाइट के बीच में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्लेटो ब्लेंडेड फीचर ऑफ टू डिफरेंट सिटी स्टेट्स
सिस्टम ऑफ एजुकेशन टू मेक इट इफेक्टिव विच ऑफ दीज टू सिटी स्टेट्स वर। प्लेटो दो सिटी स्टेट्स के जो फीचर्स हैं उनको मिक्स अप करते हैं एक अच्छा एजुकेशन सिस्टम बनाने के लिए। तो कौन से दो कंट्रीज़ हैं, दो कौन सी सिटी स्टेट्स थी जिनके एजुकेशन फीचर्स को मर्ज किया था? इटली एंड रोम, रोम एंड यूके, ऑप्शन सी रोम एंड स्पार्टा, ऑप्शन डी एथेंस एंड स्पार्टा। द राइट आंसर इज एथेंस एंड स्पार्टा। फीचर्स ऑफ प्लेटो स्कीम ऑफ एजुकेशन, मतलब क्या क्या फीचर थे जो प्लेटो ने स्कीम ऑफ या थ्योरी ऑफ एजुकेशन दी थी? स्टेट कंट्रोल एजुकेशन, एजुकेशन का नियंत्रण किसके हाथ में होना चाहिए? स्टेट। प्राइवेट एजुकेशन नहीं होनी चाहिए जैसा कि एथन में पाया गया। प्लेटो ये भी जानना चाहते थे कि एथेंस और स्पार्टा के बीच में जो युद्ध हुआ था उसमें एथेंस की हार क्यों हुई थी, तो वो एक कारण मानते थे कि एजुकेशन जो है वो प्राइवेट हाथों में जो हाई चार्जेस करते हैं, ठीक है, फॉर बोथ मैन एंड वुमेन, वो दोनों मैन और वुमेन की इक्वल एजुकेशन की बात करते हैं, जबकि एथन में ऐसा नहीं था। वो वहाँ पे सिर्फ मैन को एजुकेशन दी जाती थी। कंपलसरी एजुकेशन होनी चाहिए। प्रोवाइड एज पर नेचर ऑफ सोल, और सोल के अकॉर्डिंग एजुकेशन दी जानी चाहिए। जैसे कि जो ट्रेडर्स हैं उनको 20 इयर्स एजुकेशन का प्रोविज़न है, जो सोल्जर क्लास है उनको 30 इयर्स तक एजुकेशन का प्रोविज़न है, और जो फिलोसफर किंग बनना चाहते हैं वो कंटिन्यू करेंगे अप टू 50 इयर्स ऑफ एजुकेशन, ठीक है। और एजुकेशन का मेन मोटिव है कि वो फिलोसफर्स किंग्स को प्रोड्यूस करना। स्ट्रिक्ट सेंसरशिप ऑफ लिटरेचर, ठीक है, कड़ा नियंत्रण होना चाहिए किसके ऊपर? लिटरेचर के ऊपर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी फिल्ट्रेशन स्टेजेस आर देयर इन द प्लेटो सिस्टम ऑफ एजुकेशन? प्लेटो के सिस्टम ऑफ एजुकेशन में कितनी फिल्ट्रेशन प्रोसेस है? ऑप्शन ए 1, ऑप्शन बी 2, ऑप्शन सी 3, ऑप्शन डी 4। द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी 2। दो स्टेजेस है। कौन कौन सी? जैसे मैं आपको बताता हूँ, देखिए, स्टेजेस ऑफ एजुकेशन, प्राइमरी एजुकेशन 0 से 6 साल तक। इसमें क्या क्या पढ़ाया जाएगा? जिम्नास्टिक फिजिकल ग्रोथ के लिए, म्यूजिक मेंटल डेवलपमेंट के लिए, और मॉरल स्टोरीज ताकि करेक्टर बिल्डिंग हो सके। सेकेंडरी एजुकेशन जो 6 से 20 साल तक दी जाएगी। ऑल जनरल सब्जेक्ट इंक्लूडिंग मिलिट्री एजुकेशन भी, जो जनरल सब्जेक्ट है वो भी दिए जाएंगे और साथ में मिलिट्री एजुकेशन भी यहाँ देगी। फर्स्ट फिल्ट्रेशन प्रोसेस, मैंने को फिल्ट्रेशन प्रोसेस पूछी है ना, फर्स्ट फिल्ट्रेशन प्रोसेस होगी 20 में। जो इसको पास करेंगे वो अगर नेक्स्ट कंटिन्यू करेंगे, और जो फेल हो जाएंगे वो ट्रेडर क्लास को ज्वाइन करेंगे, ठीक है, प्रोड्यूसिंग क्लास को, ठीक है, ट्रेडर वो प्रोड्यूसिंग क्लास वही। नेक्स्ट हायर एजुकेशन 20 से 30 साल उसकी फर्स्ट स्टेज होगी, ठीक है, जहाँ पे मैथमेटिक्स, ज्योमेट्री और लिटरेचर पढ़ाया जाएगा। और सेकंड फिल्ट्रेशन प्रोसेस जो 30 की एज में होगी, जो यहाँ पे फेल हो जाएंगे बस सोल्जर क्लास को कंटिन्यू करेंगे, और जो पास हो जाएंगे सोल्जर क्लास को ज्वाइन करेंगे, और जो पास हो जाएंगे वो नेक्स्ट कंटिन्यू करेंगे एजुकेशन को, ठीक है। सेकंड स्टेज 30 से 35 तक, जहाँ पे डायलेक्टिक होगा, डायलेक्टिक पढ़ाया जाएगा, मतलब संवाद करना, डायलॉग के थ्रू नॉलेज को गेन करना, ये पढ़ाया जाएगा। स्टेज थर्ड जो है 35 टू 50 ईयर्स, जिसमें 15 साल जो है प्रैक्टिकल ट्रेनिंग दी जाएगी फिलासफर किंग का निर्माण करने के लिए, ठीक है। और जो 50 साल पूरे कर लेगा वो अब फिलासफर किंग बन सकता है, ठीक है। प्लेटोज कम्युनिज्म ऑफ फैमिली इंक्लूड, प्लेटो का जो कम्युनिज्म है, थ्योरी ऑफ कम्युनिज्म है, थ्योरी ऑफ फैमिली है, उसमें क्या क्या आ जाता है? उसमें कौन किस किस के ऊपर लागू होता है? ऑप्शन ए वाइफ्स, ऑप्शन बी मैरिज, ऑप्शन सी चिल्ड्रन, ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ द अबव। देखिए, थ्योरी ऑफ कम्युनिज्म क्या है प्लेटो की? कम्युनिज्म ऑफ प्रॉपर्टी एंड फैमिली। किस किस का कम्युनिज्म होना चाहिए? कम्युनिज्म इन कॉमन ऑनरशिप, प्रॉपर्टी और फैमिली की। किसके लिए? दो क्लास के लिए, रूलिंग और सोल्जर क्लास के लिए, जिसको प्लेटो गार्डियन क्लास कहते हैं। गार्डियन क्लास को एक्वायर करने से मना करते हैं प्राइवेट प्रॉपर्टी, ठीक है। प्लेटो के मुताबिक फैमिली इज द बिगर इवल देन प्रॉपर्टी। फैमिली जो है एक बड़ा इवल है, किससे? प्रॉपर्टी। वो प्रॉपर्टी को भी एक्सक्लूड करते हैं और फैमिली को भी फॉर गार्डियन क्लास, और वो कहते हैं कि फैमिली जो है एक बिगर इवल है, किससे? प्रॉपर्टी से। इट इज फॉर द फैमिली दैट द पर्सन एक्वायर प्रॉपर्टी।
फैमिली है जिसके लिए आदमी जो है प्रॉपर्टी एक्वायर करता है। कम्युनिज्म ऑफ फैमिली इंक्लूड कम्युनिज्म ऑफ मैरिज एंड वाइफ्स, ठीक है। इंटायर स्टेट इज अ फैमिली, जो भी गार्डियन क्लास है वो अपनी जो इंटायर स्टेट को एक फैमिली मानेंगे, ठीक है। नेक्स्ट, नो परमानेंट सिस्टम ऑफ मैरिज अमंग द गार्डियन क्लास, गार्डियन क्लास के लिए कोई परमानेंट मैरिज सिस्टम नहीं होगा। ऑल वुमेन आर टू कॉमन टू बी टू ऑल मैन एंड वाइस वर्सा, ठीक है, सभी के लिए कॉमन होगी। हु विल मैरी हुम विल बी डिसाइडेड, कौन किसके साथ शादी करेगा गार्डियन क्लास में ये स्टेट तय करेगा, ठीक है। ताकि फॉर इंटेलिजेंट रेस, एक इंटेलिजेंट रेस को निर्माण करने के लिए ओनली द एबलेस्ट ऑफ मैन एंड द एबलेस्ट वुमेन विल यूनाइट, जो एबलेस्ट सबसे बेहतर इंसान हो, व्यक्ति होगा, सॉरी बेहतर आदमी होगा, उसको एक बेहतर औरत के साथ यूनाइट किया जाएगा ताकि एक जो बेबी आगे प्रोड्यूस हो वो एक इंटेलिजेंस रेस हो सके, रेस। वंस द चाइल्ड इज बॉर्न ही शी विल बी इन द कस्टडी, जब एक बार बच्चा पैदा हो जाएगा उसको स्टेट की कस्टडी में रखा जाएगा। दिस विल रिलीव द वुमेन फ्रॉम रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ चिल्ड्रन रेयरिंग, ये वुमेन्स को फ्री कर देगा चिल्ड्रन रेयरिंग की जो जिम्मेवारी है उससे। एंड देयरफॉर कैन पार्टिसिपेट इन द अफेयर्स ऑफ द स्टेट, इस तरह से वुमेन जो है फ्रीली पार्टिसिपेट कर सकती हैं पॉलिटिकल अफेयर्स में। चिल्ड्रन विल बी ट्रीटेड इक्वली, सभी चिल्ड्रन को इक्वली ट्रीट किया जाएगा, तभी जो भी उनके अंदर डोमिनेट ट्रेट है उनको बाहर लाया जा सकेगा। नेक्स्ट, व्हाट आर द क्वालिफिकेशन टू बिकेम फिलोसफर किंग इन द प्लेटोज आइडियल स्टेट, प्लेटोज के आइडियल स्टेट में क्या क्वालिफिकेशन है एक फिलोसफर किंग बनने के लिए। ऑप्शन ए मैन ऑफ रीजन, ऑप्शन बी 50 years ऑफ एजुकेशन, ऑप्शन सी नो प्रॉपर्टी एंड नो फैमिली, ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। तो क्या क्वालिफिकेशन है एक फिलोसफर किंग बनने के लिए? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ द अबव। प्लेटोस की थ्योरी है, थ्योरी ऑफ फिलोसफर किंग दी है उन्होंने, उसमें कहते हैं कि अनटिल द फिलोसफर्स आर द रूलर आर द रूल ऑफ फिलोसफी द सिटीज विल नॉट गेट रिड ऑफ इवल्स एंड करप्शन, जब तक फिलोसफर का रूल रहेगा या फिर फिलॉसफी का रूल रहेगा, जब तक फिलोसफर्स रूल करेंगे, जब कहने का मतलब जब तक वाइस पर्सन रूल करेंगे या फिर फिलॉसफी रूल करे के द्वारा रूल किया जाएगा, फिलॉसफी का रूल होगा, द सिटीज विल नॉट, तब तक जो सिटीज में बुराइयां नहीं आ सकती। ओनली कॉम्पिटेंट एंड एफिशिएंट पीपल हैव द राइट टू गवर्न, प्लेटो कहते हैं कि सिर्फ उसी को हक है शासन करने का जो एक एफिशिएंट हो और कॉम्पिटेंट हो, जिसके पास रीजन हो, जिसके पास नॉलेज हो, जिसके पास एजुकेशन हो, जिसके पास प्रॉपर्टी ना हो और जिसके पास फैमिली ना हो। वो इसलिए प्लेटो वाइस होने के कारण उसको सभी पावर जो है एब्सोल्यूट पावर देते हैं, ठीक है। कुछ अब मैंने आपके लिए फेमस कोट्स लाई हैं प्लेटो की, जो अक्सर पेपर में पूछी जाती हैं एज इट इज। तो स्टेट इज इंडिविजुअल रिट लार्ज, स्टेट क्या है? एक इंडिविजुअल, जो इंडिविजुअल है वही मिलकर जो है एक राज्य का निर्माण करते हैं। आइडियाज आर द सोर्स ऑफ ऑल द थिंग्स, मतलब ये उनकी आइडियल थ्योरी है, थ्योरी ऑफ आइडियाज है। उसमें कहते हैं कि जो आइडियाज हैं वो रियल है, वो परमानेंट है, वाइल दिस मटीरियल वर्ल्ड आर सब्जेक्ट टू चेंज, जो नॉट रियल, जो भी हमें जो मटेरियल वर्ल्ड है, वर्ल्डली थिंग्स हैं, वो रियल नहीं है, ठीक है। उनके पीछे जो आइडिया है वो रियल है। ह्यूमन बिहेवियर फ्लोज फ्रॉम 3 सोर्सेज, डिजायर, इमोशन एंड नॉलेज। एवरी ह्यूमन सोल हैज 3 characteristics, either desire, either emotion or either knowledge. Family is the bigger evil than property. फैमिली एक बड़ी बुराई है, किससे? प्रॉपर्टी से। Until the philosophers are the ruler or the rule of the philosophy, the cities will not get rid of evils and corruption. ये उनकी फेमस कोट्स थी जो अक्सर पेपर में पूछी जाती हैं। नेक्स्ट, जो उनके एक फेमस क्रिटिक है जिसकी स्टेटमेंट अक्सर पूछी जाती है और उनकी बुक्स भी अक्सर पेपर में पूछी जाती है, कार्ल पॉपर, हिज बुक ओपन सोसाइटी एंड इट्स एनिमीज,
उसमें वो लिखते हैं प्लेटो एज एनिमी ऑफ ओपन सोसाइटी। प्लेटो क्या है, वो इनिमी है ओपन सोसाइटी के, ठीक है। बिकॉज प्लेटो एस्टेब्लिश टोटलिटेरियन स्टेट विच गिव इन विच ही गिव्स ऑल द पावर्स टू फिलोसफर किंग, मेक हिम एब्सोल्यूट इन नेचर, ठीक है। वन कैन बी आइदर प्लाटोनिक आर एंटी प्लाटोनिक बट कैन नेवर बी नॉन प्लाटोनिक। ये भी इंपॉर्टेंट कोट्स है जो कॉलका प्रॉपर के द्वारा दी गई है, ये आपको ध्यान में रखनी है। तो आई होप ये वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी होगी, आपके लिए बेनिफिशियल होगी, नॉलेजेबल होगी। तो अगर वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक शेयर, और अगर कोई डाउट है तो नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें। और वीडियो कैसे लगी है ये भी आप मेरे को कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता सकते हैं। थैंक यू, जय हिंद दोस्तों। आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे किसी और टॉपिक के साथ।